नमस्कार, आदाब। मैं शरी यासिर। स्वागत है आपका सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं टाइम्स। मानहानि केस में राहुल गांधी को नहीं मिली राहत, अभी लौटे दिल्ली, फिर जाना होगा सुल्तानपुर वापस। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, मुसलमानों की बढ़ रही आबादी। लोकसभा चुनाव में एमएनएच द्वारा एनडीए को समर्थन देने के बाद संजय राउत का बड़ा बयान, कहा महाराष्ट्र के दुश्मनों का समर्थन करना शुरू कर दिया। संजय सिंह का बड़ा दावा, कहा योगी को हटाने की हो रही प्लानिंग, पीएम मोदी का भी किया जिक्र। कमला हैरिस ने खाई कसम, इजराइल गाजा युद्ध पर नहीं बैठोगे चुप, देखते रह गए नेतन्याहू। पाकिस्तान में इमरान की पार्टी हुई बैक, 39 सांसदों को मिली मान्यता, नवाज शरीफ को सताने लगा डर। अब समाचार विस्तार से। कारगिल विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लद्दाख के द्रास पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने कारगिल वार मेमोरियल पर देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने कारगिल विजय की 25वीं वर्षगांठ पर कहा है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। पीएम ने इसके साथ ही भारत के दुश्मनों को चेतावनी दी है। मोदी ने कहा है कि भारत किसी भी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देगा। कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। आप जानते हैं, भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था। बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया, लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंक की हार हुई। साथियों, पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए, उसे मुंह की खानी पड़ी है। कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी संसद के मानसून सत्र के बीच आज यूपी के सुल्तानपुर में एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे। यहां लंबी सुनवाई के बाद भी अदालत किसी फैसले पर नहीं पहुंची। अब मामले में अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी, यानी राहुल गांधी को अब 12 अगस्त को पेश होना होगा। माननीय राहुल जी का मुकदमा एमपी एमएलए कोर्ट नंबर 15 के यहाँ बयान दर्ज करने अभियुक्त नहीं था। माननीय राहुल जी आए, उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। माननीय राहुल जी ने कहा कि परिवार में कहे गए सारे आरोप निराधार हैं। ये राजनीतिक दुर्भावना से एक कंप्लेंट फाइल की गई है। मैंने कभी भी किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध उसकी मानहानि को नष्ट करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति के विरुद्ध कभी कुछ नहीं कहा है और ये परिवाद दायर किया गया है। मेरी तथा मेरी पार्टी की छवि को बदनाम करने के लिए राजनीतिक दुर्भावना से परिवाद दायर किया गया है। नहीं, जज साहब ने, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, जज साहब ने ही सवाल किया कि आपने अमित शाह के खिलाफ ये कहा है, तो उन्होंने कहा किस तरीके से मैंने जो आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं निराधार हैं, इन आरोपों से मैं इनकार करता हूँ। अब आगे फर्दर कब? अगली तारीख सुनवाई जो है 12 अगस्त 2024 नियुक्त है। 12 अगस्त 2024 को अभियोगी जो है, यानी परिवादी जिन्होंने मुकदमा दायर किया है, न्यायालय में उपस्थित होकर के अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे और मेरे द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा। बाद में जो कुछ होगा आप लोगों को सूचित किया जाएगा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में अपनी बात रखते हुए कहा है कि 2000 में जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था, तब इस साल में आदिवासियों की आबादी 36% थी, जो अब घटकर सिर्फ 26% रह गई है। इस मुद्दे पर झारखंड की मौजूदा सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। इसी को लेकर अब जवाब में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि निशिकांत दुबे ने अपने गृह मंत्री और रक्षा मंत्री की क्षमता पर सवालिया निशान लगा दिया है कि वो देश के बॉर्डर को सुरक्षित नहीं रख सकते। निशिकांत दुबे जी ने अपने गृह मंत्री की अक्षमता पर सवाल उठाया है, रक्षा मंत्री की अक्षमता पर सवाल उठाया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी पूरी तरह से केंद्र का विषय,
यानी केंद्र असफल रहा है बांग्लादेश की घुसपैठ को रोकने के लिए। दूसरा, ये दिखाता है संभावित हार से घबराकर वो ऐसा कर रहे हैं झारखंड में, क्योंकि जहां तक नागरिकता देने का सवाल है, ये भी केंद्र का विषय है। तो उनको जो भी शिकायत है वो अपने केंद्र सरकार से, एनआरसी कैसे बनाएंगे, कैसे 3 राज्यों का करेंगे, या तो बंगाल की हार नहीं भूल पा रहे हैं, झारखंड की हार नहीं भूल पा रहे हैं, या संभावित हार देख के उनका ये बयान है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक तरह से अपनी सरकार की अक्षमता की आलोचना। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि देश की संसद में सीधा सवाल पूछा गया कि सरकार एमएसपी का कानून लेकर आएगी या नहीं। जुलाई 2022 से 24 तक एमएसपी का कानून लाने के लिए जो कमेटी पीएम मोदी ने बनाई थी, उसकी रिपोर्ट कानून बनाने के लिए आई या नहीं। देश के कृषि मंत्री ने इसका जवाब छूट की जलेबी में ठुकरा दिया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मोदी सरकार ने आज 72 करोड़ अन्नदाता किसान और मजदूरों का अपमान संसद के पटल पर किया है। सीधा सवाल पूछा गया कि जुलाई 2022 से 24 तक वो कमेटी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाई थी एमएसपी का कानून लाने की, उसकी रिपोर्ट की सिफारिश कानून बनाने के लिए आई या नहीं आई। सीधा सवाल पूछा गया कि किसान को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक C2 प्लस 50% यानी कॉस्ट प्लस 50% का मुनाफा कब मिलेगा। इन तीनों का जवाब केवल और केवल झूठ की जलेबी में देश के कृषि मंत्री ने ठुकरा दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मोदी सरकार ने आज 72 करोड़ अन्नदाता किसान और मजदूर का घोर अपमान संसद के पटल पर किया है। कृषि मंत्री और मोदी सरकार ने आज लाखों किसान जो दिल्ली के दरवाजे पर न्याय की गुहार लेकर दस्तखत लगाते रहे, 700 किसान शहीद हो गए, आज उनकी शहादत का अपमान, देश के हर उस किसान का जिसने फांसी का फंदा चूम लिया, आज उस हर किसान की शहादत का, मजदूर की शहादत का अपमान मोदी सरकार और कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने किया। मुंबई में महाराष्ट्र निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक की अहमियत इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि राज ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से खुद को न सिर्फ चुनाव की तैयारियों में झोंक देने को कहा, बल्कि पार्टी के अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने 250 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। राज ठाकरे की पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़कर कोई बहुत बड़ा करिश्मा अब तक नहीं कर पाई है, लेकिन जीत हार के गणित को प्रभावित करने की ताकत रखती है। कट्टर हिंदुत्व और आक्रामक छवि राज की पहचान है। मराठी वोट बैंक पर राज ठाकरे की पकड़ अच्छी मानी जाती है। अभी लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने दिल्ली आकर भाजपा के बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने एनडीए को समर्थन भी दिया था और तब ये बात सामने आई थी कि विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे का गठबंधन एनडीए से हो सकता है। लोकसभा चुनाव में एनडीए को उतनी सफलता नहीं मिली, लिहाजा राज ठाकरे ने विधानसभा चुनाव से रास्ता अलग करने का मन बना लिया। अब राज ठाकरे के अलग चुनाव लड़ने से होगा ये कि महाराष्ट्र की सियासत में मराठी वोट बैंक पर 3 पार्टियां, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और राज ठाकरे की एमएनएस अपना दावा खेल सकती है। पब्लिक का सपोर्ट किसे मिलेगा ये तो चुनाव में मालूम होगा। फिलहाल राज ठाकरे के अलग लड़ने के फैसले ने सूबे की चुनावी सियासत को त्रिकोणीय बनाने का काम शुरू कर दिया है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए और प्रधानमंत्री मोदी को पार्टी के बिना शर्त समर्थन के लिए एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की आलोचना की और कहा है कि उन्होंने महाराष्ट्र के दुश्मनों का समर्थन करना शुरू कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संजय राउत ने कहा है कि अब अचानक क्या चमत्कार हो गया, हमें राज ठाकरे से पूछना चाहिए। नहीं, वॉशिंग मशीन की बात बाद में आ जाएगी धीरे धीरे, लेकिन ऐसी कौन सी फाइल आपको दिखाई गई कि आपने अचानक मुंबई में आकर उनको समर्थन दिया? लेकिन ठीक है, उनकी पार्टी है, अच्छा हुआ कि खुलकर समर्थन दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि आप उम्मीदवार खड़े करो, वोट खाओ, ये राजनीति नहीं है, लेकिन जनता महाराष्ट्र की, उन्हें मालूम है सब कुछ, देख लेंगे। बात ऐसी है
कल महाविकास आघाड़ी की जो बैठक हुई, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, उसमें जो बातें हमने तय की है वो फाइनल है। अब महाविकास आघाड़ी हो या यूटी हो, गठबंधन हो, ऐसी राजनीति में जब सीट शेयरिंग का मामला आता है या पावर शेयरिंग का मामला आता है तो इस प्रकार से कुछ जगह पर मतभेद होते हैं। आज की बात नहीं है, लेकिन हम अगर कोई ऐसा मामला आता है हम सब मिलकर उसके ऊपर निर्णय लेंगे। वर्षा गायकवाड़ जी हो, विशाल पाटिल जी हो, विश्वजीत कदम हो, सभी अपने अपने पार्टी के वफादार लोग हैं। जैसे हमारे शिवसेना में विनोद घोषालकर जी को हमने गो अहेड दिया था, मुंबई नॉर्थ में वो काम कर रहे थे, लेकिन जब कल 12 बजे निर्णय हुआ कि ये सीट कांग्रेस को हम दे सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर इंडिया गठबंधन की ओर से 30 जुलाई को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का कोई सबूत नहीं दिया गया। इससे पता चलता है कि उनकी गिरफ्तारी सिर्फ राजनीतिक स्तर पर हुई है। और वो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी को पनपने देने का जो काम हुआ है, जिसके आधार पे उनको वोट मिले हैं, वो इस सरकार ने किया है। एंड केंद्र सरकार में फिर से दोहराऊंगी, केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के गृह मंत्री जो आग फैलाने की कोशिश करें बॉर्डर स्टेट में, पंजाब जैसे राज्य में, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा मैम सवाल ये है, अरविंद केजरीवाल के कोई भी एक ऐसे आरोप नहीं है जो कोई सिद्ध कर पाए हों, कोई भी एक आधार नहीं है जो दिखा पाए हों। ट्रायल कोर्ट ने बाकायदा जब उनको बेल हियरिंग में बेल दी थी, उन्होंने कहा था ईडी आज तक कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाया है। जब सुप्रीम कोर्ट में ये ऑर्डर चैलेंज हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टूड बाय दैट बेल ऑर्डर। तो दिखाता है कि ये जो उनकी अरेस्ट है वो कोई सत्य तथ्य के आधार पे नहीं है, वो राजनीतिक आधार पे है। और जो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इसके खिलाफ, जो मिसयूज हो रहा है एजेंसीज का, और किस तरीके से इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, जो जनता ने वोट करके उनको भेजा है, उनको उनके काम करने से रोका जा रहा है फॉल्स चार्जेस पर। तो हम उनके समर्थन में खड़े हैं। राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी की बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के न जाने को लेकर संजय सिंह ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल पहले ही बोल चुके हैं कि ये लोग 2 महीने में उन्हें हटा देंगे, इसलिए आज वहाँ जो कुछ हो रहा है ये बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे के संभव नहीं है। ये लोग सीएम योगी को हटाने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं और जल्द ही आपको दिखेगा। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा शीर्ष नेताओं के बीच जारी सियासी घमासान को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के दौरान ही बड़ा दावा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपको यूपी के सीएम पद से हटाना चाहते हैं। आपके दुश्मन तो आपकी पार्टी में है, आपकी लड़ाई आपके अपने लोगों के साथ है। आपको हटाने की तैयारी है, मुझे गाली देने से क्या होगा, आप अपनी चिंता कीजिए। दिल्ली के सीएम के इस बयान के जवाब में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं सत्ता के लिए नहीं, पार्टी के मूल्यों और सिद्धांतों पर काम करता हूं। वहीं योगी आदित्यनाथ को लेकर 17 जुलाई 24 को आप सांसद संजय सिंह ने कहा था कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने 2 महीने पहले दावा किया था कि सीएम योगी आदित्यनाथ हटाए जा सकते हैं। उस समय इस बात का खंडन ना तो मोदी ने, न ही अमित शाह ने और न ही पार्टी के किसी नेता ने किया था। अब योगी आदित्यनाथ को हटाने को राजनीति चरम पर है। अगर ये सच नहीं है तो मोदी जी इस बात का खंडन क्यों नहीं करते। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने आज लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि सभी विभागों में भ्रष्टाचार हो रहा है। सांप्रदायिक राजनीति को अगर किसी ने रोका है तो वो पीडीए के परिवार के लोग हैं। सपा प्रमुख ने केशव प्रसाद मौर्य पर नया जुबानी हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि आप समझ गए होंगे कि कौन मोहरा है। सुनने में आया है कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली की वाईफाई के पासवर्ड है। आप किसी रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, आपको जरूरत पड़ेगी ड्रोन की भीड़ के लिए देखने के लिए। तो 10 साल रह करके इन्होंने हर व्यवस्था को खराब किया है, हर व्यवस्था, हर विभाग बर्बाद कर दिया। ये दावा करते थे कि मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, भले 13 मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाए जिनको एनएमसी ने मान्यता नहीं दी। कहीं मान्यता मिली है 13 मेडिकल कॉलेजों को? और जो मेडिकल कॉलेज हैं उनकी स्थिति क्या है?
कहीं इलाज नहीं मिल रहा गरीब को, एक जिला अस्पताल नहीं बनाया जहां पर दवाई इलाज इंतजाम पूरा मिल जाए गरीब को। तो स्वास्थ्य विभाग वो दिखाई दे रहा है, और कितना भ्रष्टाचार होगा उसमें पता ही नहीं। ये तो कुछ खुल रहे हैं, और ये खुल इसलिए रहे हैं कि कुछ लोग मोहरा बन गए हैं। वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। इन नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? और सबसे गंभीर सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। मुझे याद है कि इस प्रदेश के गवर्नर थे, हमें चिट्ठी लिखते थे और अखबार में सरकार को, समाजवादियों को बदनाम करने के लिए जातिवादी का आरोप लगाते थे। वहीं अग्निवीर योजना पर पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि मुझे ये कहते हुए गर्व है कि हमारी सेना का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन अफसोस है कि भाजपा की सरकार ने अग्निवीर योजना की व्यवस्था की है। इससे ज़्यादा अपमान सेना का नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा है कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो हम 24 घंटे में इस योजना को खत्म करके सामान्य भर्ती करेंगे। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि हमारे सेना का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और दुनिया के लोग हमारे वीरों को, हमारी सेना का लोहा मानते हैं। लेकिन अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अग्निवीर की जो व्यवस्था की है, जिसमें है कि 4 साल के लिए सेना में रहेगा, उसके बाद घर पे जाकर क्या करेगा? पकौड़ा बेचेगा। इससे ज्यादा अपमान सेना का नहीं हो सकता है। और जब इंडिया पार्टी की सरकार आएगी, 24 घंटे के अंदर इस व्यवस्था को खत्म करके रेगुलर भर्ती करेंगे और सेना का सम्मान बढ़ाएंगे। आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह की विधान परिषद की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार पर अपनी भड़ास निकाली। आज सदस्यता रद्द किए जाने के बाद राबड़ी देवी ने कहा है कि बिहार में सरकार नहीं है, तानाशाह की सरकार है, माफिया सरकार है, गुंडा सरकार है। परंपरा शुरू हो रहा है, बीजेपी जदयू वाला परंपरा शुरू कर रहा है नया। तो आने वाला पीढ़ी देखेगा, रिकॉर्ड देखेगा, फाइल देखेगा, क्या हुआ नहीं हुआ। कैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी कहता था 70 साल से कांग्रेस कुछ नहीं किया, तो 14 साल में सब देश बसा दिए हैं क्या? नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार बिहार बसा दिए हैं। पहले के लोग मुख्यमंत्री नहीं किया, जिसका राज रहो नहीं किया तो कौन किया? 20 साल में कर दिए थे का? पूरा बिहार बसा दिए थे हर चीज। और 70 साल में वो बसा दिया, 14 में आए थे। काला बिल्ला लोग लगा के आज बा नफरत है हम लोग का, हम लोग विरोध करते हैं कि इस तरह का परंपरा नहीं शुरू। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल को आज बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी कमान हाथ में आने के बाद दिलीप जायसवाल की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। आज वो विधान परिषद पहुंचे तो पार्टी के नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को लेकर बड़ी बात कही। देखिए, पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। और आने वाले समय में जिस तरह से हमारे नेता स्वर्गीय सुशील मोदी जी जो अभी नहीं रहे, जिस तरह से पार्टी को सींचने का काम किया है, और उसके बाद मंगल पांडे जी, नित्यानंद राय जी, संजय जायसवाल जी, सम्राट जी, सब लोगों ने पार्टी को सींचने का काम किया है और उसी को हमें आगे लेकर बढ़ना है। सामने विधानसभा चुनाव है सर, विधानसभा चुनाव के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब भी एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार जी और बीजेपी और चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी ऐसे सरीखे के नेता के साथ आप 15 साल का रिकॉर्ड देखिए तो कहीं भी इसके सामने महागठबंधन टिकने वाला नहीं है।
और अभी लोकसभा चुनाव हुआ, आपने देखा कि 174 से ज्यादा सीट पर हम लोगों ने जो है काफी बढ़त बनाया विधानसभा में, जो लोकसभा चुनाव के अंदर। और 23 सीट ऐसा था जिसमें कि कहीं 500, कहीं 1000, कहीं 2000 वोट, यानी हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत ही कंफर्टेबल हैं। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने देश के युवाओं का मनोबल बढ़ाते हुए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरा अनुभव है कि कोई कितना भी चाहे, हवा पानी और नौजवान अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन उसके लिए नियत, काबिलियत और मेहनत में कभी खोट नहीं आनी चाहिए। पायलट ने आगे कहा है कि काबिलियत में खोट आ जाए तो कभी भी छुप नहीं सकती है। ऐसे में संकल्प लो, मेहनत करो, समय लगेगा लेकिन समय सही आएगा जरूर। गौरतलब है कि युवाओं पर सचिन पायलट ने ये बयान NSUI प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ के पदभार ग्रहण समारोह में दिया। छात्र संघ कार्यकर्ताओं के बीच सचिन पायलट ने नौजवानों को प्रेरित किया। इस दौरान सचिन पायलट ने पेपर लीक, छात्र संघ के चुनाव समेत कई जरूरी मुद्दों पर अपनी राय रखी। सचिन पायलट ने कहा कि एग्जाम के लिए तैयारी कर सरकारी नौकरी पा लेना अब देश में सबसे मुश्किल काम हो गया है। पायलट ने कहा कि पेपर लीक को लेकर उनका जो बयान पहले था वो आज भी उसी पर खड़े हुए हैं। नीट रिजल्ट मुद्दे को लेकर भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि उनके पास बच्चों के भविष्य के लिए कोई जवाब नहीं है। सचिन पायलट ने कुछ नेताओं पर तंज कसते हुए बिना नाम लिए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक बार आपको कोई ऊंचा पद मिल जाए तो भी अपने पुराने साथियों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पायलट का कहना है कि पद और पोस्ट मिलते रहेंगे, लेकिन जब पद मिल जाए तो कृपा करके उन लोगों का साथ मत छोड़ना जो आपके हमसफर रहे हैं और आपको उस पद तक पहुंचाने में मदद की है। कई ऐसे नेता हैं जो पद मिल जाने के बाद अपने कार्यकर्ता और साथियों को भूल जाते हैं, इसलिए क्योंकि उनके पास समय कम होता है या उनकी सोच बदल जाती है। उन्होंने कहा कि जो पीछे छूट जाते हैं उनकी बद्दुआ बहुत लगती है। हमास के साथ युद्ध के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गुरुवार को अमेरिका पहुंचे। उन्होंने वहां राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ मुलाकात की। इस दौरान कमला हैरिस ने युद्ध खत्म कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गाजा की पीड़ा को लेकर वो चुप नहीं रहेंगी, इसके लिए उन्होंने कसम खाई है। दोनों अमेरिकी नेताओं ने युद्ध को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। कहा जा रहा है कि अब युद्ध विराम समझौता करने का समय आ गया है। कमला हैरिस ने यह भी दोहराया कि इसराइल को भी अपनी रक्षा करने का अधिकार है। पिछले 9 महीने से इसराइल का गाजा के साथ युद्ध चल रहा है। युद्ध खत्म होने के लिए अमेरिका ने पहले दबाव बनाया था, अब भी इसी बात को दोहराया जा रहा है। जब इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलने पहुंचे तो वहां भी गाजा में जारी युद्ध पर चर्चा हुई। 2020 के बाद नेतन्याहू की 4 साल बाद ये पहली यात्रा है। इस दौरान कमला हैरिस ने कहा कि इसराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, वो कैसे करता है ये मायने रखता है। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर कह दिया कि मैं चुप नहीं बैठूंगी। हम मरे हुए बच्चों और जान बचाने के लिए भागने वाले लोगों की तस्वीरों को इग्नोर नहीं कर सकते। हम पीड़ा को लेकर शून्य नहीं हो सकते। मैं चुप नहीं रहूंगी। बता दें कि गाजा में 9 महीने से युद्ध जारी है। इसके ख़त्म कराने के लिए कई देश दबाव बना रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं निकल पा रहा। गाजा में 39,000 से अधिक लोगों की इस युद्ध की वजह से मौत हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि नेतन्याहू और बाइडेन के बीच कुछ खबरें ऐसी आई थी जिससे लग रहा था कि दोनों नेताओं के बीच रिश्तों में उतार चढ़ाव है, लेकिन इस मुलाकात के बाद से ऐसा लगा कि अमेरिका ने बैलेंस रुख अपनाया है। कमला हैरिस ने कहा था कि इस युद्ध को खत्म करने का समय आ गया है, सभी बंधकों को रिहा किया जाए और फिलिस्तीनियों की पीड़ा खत्म हो। पाकिस्तान की राजनीति में नया भूचाल आने वाला है। इमरान खान की जिस PTI को पाकिस्तान में ख़त्म माना जा रहा था उसके 39 सांसदों को मान्यता मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद पाकिस्तान चुनाव आयोग ने सांसदों को मान्यता दी है। पाकिस्तान की संसद में अब इमरान खान के सांसद दहाड़ते हुए नजर आएंगे। ऐसी स्थिति में नवाज शरीफ को डर सताने लगा है, क्योंकि एक बार फिर पाकिस्तान में इमरान की पॉपुलैरिटी बढ़ने वाली है। पाकिस्तान में हुए चुनाव के दौरान इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सस्पेंड कर दिया गया था। इसके बाद इमरान ने अपने नेताओं को निर्दलीय मैदान में उतार दिया था। 80 उम्मीदवारों ने जीत भी दर्ज की थी, लेकिन ये सांसद कभी PTI के बैनर तले नहीं दिखे।
अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाया गया है, जिसके बाद इमरान के सांसद और विधायकों को सदनों में पार्टी का नाम इस्तेमाल करने की छूट मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान चुनाव आयोग ने 39 सांसदों को पीटीआई सांसद के तौर पर मान्यता दे दी है। पाकिस्तान के एक न्यूज के मुताबिक ये सभी सांसद पाकिस्तान नेशनल असेंबली के लिए रिजर्व सीटों पर जीत कर आए थे। इस फैसले के बाद पाकिस्तान की संसद में अब पीटीआई को संसदीय दल के रूप में मान्यता मिल गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 80 में से बचे सांसदों को भी अगले 15 दिनों के भीतर पीटीआई सांसद के तौर पर मान्यता दे दी जाएगी। दूसरी तरफ इमरान खान को अपनी हत्या होने का डर सता रहा है। इमरान ने लाहौर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा कि बंदियों को नागरिक अदालतों के अधिकार क्षेत्र में रहना चाहिए, लेकिन 9 मई की हिंसा के बाद ऐसा लगता है कि मुझे सेना को सौंपने की तैयारी थी। इमरान खान ने कहा कि जनरल हेडक्वार्टर पर विरोध प्रदर्शन भड़काने का उनका झूठा आरोप साजिश के तहत लगाया गया है। इमरान ने 9 मई की हिंसा को झूठा दुष्प्रचार अभियान बताया। उन्होंने कहा कि इसके असली अपराधी वे हैं जिन्होंने घटना की सीसीटीवी फुटेज चुराई है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।